नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए लग जाते हैं हम लोग CDP की तरफ। CDP का मैंने कल एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। आज CDP में मैंने परिभाषाओं के बारे में टोटल आप लोगों को समझा दिया था, सारे निचोड़। और दूसरे पार्ट में मैंने उपनाम, किशोरावस्था को कितने उपनामों से पुकारा जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। अब आज जो है पूरा NCERT बेसिस पे, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है इसलिए हमको भी उसी के अनुरूप बदलना होगा। ठीक है, समय के साथ जो नहीं बदला समय उसको बदल देता है, तो समय रहते हमको बदल जाना है। ठीक, तो आज हम लोग पूरी तरह से किशोरावस्था के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे और इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए तथ्यों के साथ खेलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का जो चैप्टर है वह है किशोरावस्था। पहले शारीरिक विकास की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से यार 1000 पहुंचाइए, लाइव क्लास चलाना शुरू कर लें, फिर मजा आ जाए। तो हमारा जो आज का होगा चैप्टर वो होगा शारीरिक विकास का। ठीक है, किशोरावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं और उसके रीजन क्या है, उसके तह तक जाएंगे। रीजन के साथ कार्य कारण संबंध को स्थापित करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि सीटेट में कोई दिक्कत हमको ना होने पाए। तो सबसे पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे, कि किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सबसे पहला एक फैक्ट है, तो इजी टू मॉडरेट हो जाइए। अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ऐसा माना जाता है, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, हालांकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अनुभव की जो प्रक्रिया होती है अनवरत चलती रहती है, लेकिन फिर भी उसका नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो शारीरिक और मानसिक विकास है वह लगभग इसी अवस्था में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है या अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो परिपक्वता और संपूर्णता की बात करेगा तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में। अब कुछ शारीरिक विकास को देखते हैं कैसे क्या होता है। दूसरा फैक्ट देखेंगे हम लोग, किशोरियां प्राय 16 वर्ष की उम्र तक तथा किशोर 18 वर्ष की उम्र तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, अगर इस फैक्ट को आपको याद करना होगा तो आप आराम से आपको पता चल जाएगा कि भैया जो किशोर होते हैं, किशोरियां जो होती हैं यानी लड़कियां जो होती हैं, वो 16 वर्ष की उम्र तक उनकी लंबाई जितनी विकसित होनी होती है हो जाती है, और किशोरों की जो लंबाई होती है वो 18 वर्ष की उम्र तक विकसित हो जाती है। तो इजी टू मॉडरेट हो जाएगी। इजी टू मॉडरेट होने का मतलब क्या है कि इसका क्या दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि जो किशोरियों की लंबाई जो होती है, ठीक है, किशोरों की अपेक्षा 2 साल पूर्व में ही पूरी हो जाती है।
उससे पहले ही उनकी लंबाई पूरी हो जाती है, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट इस प्रकार से आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखा जाए, तीसरा फैक्ट है 18 वर्ष की उम्र तक किशोर, क्योंकि अब बालक नहीं है ना, किशोर लगभग इसी उम्र की किशोरी से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट हमने क्या देखा कि किशोरावस्था 18 वर्ष तक चलती रहती है। तो किशोरावस्था, देखिए इजी टू मॉडरेट सोचने का प्रयास करिए आप। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि 18 वर्ष की उम्र तक किशोर लगभग इसी उम्र की, यानी 18 वर्ष की उम्र की जो किशोरी है उससे 10 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। तो अगर इजी टू मॉडरेट सोचा जाए तो क्या सोचा जा सकता है, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि मतलब किशोरावस्था की समाप्ति तक। ठीक है ना, किशोरावस्था की, जब किशोरावस्था समाप्त होता है या पूर्ण होता है तो उस समय तक अगर लंबाई की बात करें तो किशोर की जो लंबाई होती है वह किशोरियों से कितने सेंटीमीटर अधिक होती है, 10 सेंटीमीटर अधिक होती है। क्या होती है, 10 सेंटीमीटर अधिक होती है, यानी किशोर जो है संपूर्ण किशोरावस्था में किशोरियों से अधिक लंबे होते हैं। इजी टू मॉडरेट फैक्ट के साथ इसको आप याद करके रखने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज और है, चौथा, किशोरों का भार किशोरियों की अपेक्षा, किशोरियों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये तो WHO भी मानता है और साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी बात सही है कि जो किशोर होते हैं उनका भार किशोरियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है, क्योंकि सीक्रेट देने जाओगे आप तो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आपको जब ये पता रहेगा कि नहीं भाई किशोरियों की जो लंबाई, किशोरियों का जो भार होता है वो किशोरों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, तो आप इसको आराम से टिक कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये जो 3 फैक्ट हमने आप लोगों को बताए हैं, इन 3 फैक्ट में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये लंबाई हो, ठीक है, या भार की बात अगर जो करी जा रही है, इस पे प्रभाव किसका पड़ता है, कार्य कारण को संबंध करके कार्य कारण संबंध स्थापित करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आपका आंतरिक कारक होता है, ठीक है, और एक बाह्य कारक होता है। दोनों कारक अगर पूछे कि किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसमें जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा वैसे आप करोगे। आंतरिक और बाह्य दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब तो ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे आपको करना है। दोनों ऑप्शन साथ दे रहा है और दोनों का BC करके दे रहा है तो BC आप मारोगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आंतरिक कारक का मतलब आप समझ रहे हैं। आंतरिक कारक का मतलब होते हैं इंटरनल जो, और मेनली उस कारकों में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो हार्मोनल होता है। क्या होता है, हार्मोनल होता है। जैसे बहुत से ऐसे डिजीज हो जाते हैं, साइंस में आप लोग पढ़ोगे, बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन हार्मोन्स की कमी के कारण किशोरावस्था में भी हो सकती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों में, प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर देती है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, शारीरिक विकास नहीं होता है, कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इनकी लंबाई, उम्र और शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर भी। ठीक है, और बाह्य कारक के अंतर्गत क्या होगा, बाह्य वातावरणीय कारक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। उसमें आपका सबसे मेन चीज हो जाएगा पोषण, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
क्योंकि खान पान का शारीरिक और मानसिक दोनों पर बहुत ही मतलब गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आंतरिक और बाह्य कारक दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, पांचवा फैक्ट। लगभग 16 वर्ष की उम्र तक सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। आईएमपी फैक्ट है। उम्र को तो आपको याद करके रखना ही रखना है। साइकोलॉजी के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या कहता है कि लगभग 16 वर्ष की उम्र तक सिर और मस्तिष्क का जो विकास होता है वह पूर्ण हो जाता है, किशोर हो या किशोरी हो। एक चीज यहाँ पे कॉमन सी बात है कि इन चीजों में आप लोग भिन्नता देख रहे हैं, लंबाई और भार में आप भिन्नता देख रहे हैं, लेकिन सिर और मस्तिष्क के वजन या विकास में आप कोई भिन्नता नहीं देखोगे। अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है, कोई भिन्नता आप नहीं देखोगे। यानी कि जो मस्तिष्क का भार होता है ये माना जाता है 1 kg 200 ग्राम, ठीक है, से 1 kg 400 ग्राम के बीच होना चाहिए। यानी कि 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इनके मस्तिष्क का वजन इतना हो जाता है, कितने साल के उम्र तक, 16 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन करेगा तो 1 किलोग्राम 200 से लेके 1 किलोग्राम 400 को हमने टोटल को ग्राम में बदल दिया है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, बाकी 200 जोड़ देते हैं तो 1200 ग्राम हो गया। 1 किलो 400, तो 1 किलो 400 को जोड़ देते हैं हम 1400 ग्राम। तो ऑप्शन जैसे आएगा वैसे आप करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम सिर और मस्तिष्क की बात जब कर रहे हैं तो दोनों में क्या होता है, चाहे लड़का या लड़की हो, दोनों में समानता देखी जाती है। मतलब समान रूप से इनके मस्तिष्क और सिर का विकास होता है। लंबाई और वजन की अपेक्षा इसमें कमियां, मतलब डिफरेंसेस देखे जाते हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखा जाता है। तो इसको आपको इजी टू मॉडरेट होकर के समझने का प्रयास करना होगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा अगला फैक्ट देखते हैं, छठा फैक्ट। चौदह वर्ष में किशोरियों, 14 वर्ष में किशोरियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म शुरू होता है। ठीक है, इसको यमसी बोलते हैं। तो मासिक धर्म की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि 14 साल की अवस्था में शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 13 से 13वें साल में भी शुरू हो सकता है, ठीक है। और दूसरा प्रभाव इस पे, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो कॉमन सा फैक्ट है। अगर आपको आएगा साइकोलॉजी में पूछेगा भैया कितने वर्ष में ये वाली प्रक्रिया शुरू होती है लड़कियों में, तो आपका ऑप्शन जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। क्या ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन तो जाएगा 14 वर्ष से। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंसेज है, यहाँ पे डिफरेंसेज पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंसेज कई कारक इस पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन उन कारकों पे हमको नहीं जाना है क्योंकि उन कारकों से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन जो एक मेन फैक्ट है उस पे जाना है। इस पे सबसे बड़ा प्रभाव एक पड़ता है जलवायु का, ठीक है। जलवायु का प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु के क्षेत्र के जो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है, उनमें लैंगिक परिपक्वता शीत प्रधान
जलवायु के क्षेत्रों की अपेक्षा या देशों की अपेक्षा पहले आ जाती है। तो इस माइनर से डिफरेंसेस को आपको याद रखना है कि उष्ण जलवायु या गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु के क्षेत्रों या देशों में लैंगिक परिपक्वता शीत जलवायु क्षेत्रों की अपेक्षा पहले आ जाती है। अब ये वाला फैक्ट आपके लिए आईएमपी है, इसको आपको याद करके रखना है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जलवायु है। जलवायु मेन प्रभाव इस पे डालता है। हालांकि कुछ इंटरनल चीजें भी इस पे प्रभाव डालती हैं, लेकिन जलवायु इस पे मेन प्रभाव डालता है। अधिकतर गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में देखा जाता है कि लड़के या लड़कियां लैंगिक दृष्टिकोण से शीत प्रधान जलवायु क्षेत्रों या देशों की अपेक्षा जल्दी जो है परिपक्व हो जाती हैं। तो इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। लैंगिक परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अगर ये आता है आपके क्वेश्चन में तो जलवायु ऑप्शन है, तो आराम से आप जलवायु को टिक करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे, एक फैक्ट देख लेते हैं, 7वां फैक्ट देख करके आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र का विकास किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, जो लगभग 40 से 45 वर्ष तक चलता है। जैसे कुछ ऐसे इंटरनल हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्सों पर अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किशोरावस्था पढ़ रहे हैं। तो कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका विकास किशोरावस्था में हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मादा जनन तंत्र है, ठीक है, उनका विकास जो है किशोरावस्था में हो जाता है। सिर्फ मादा जनन तंत्र की बात नहीं करेंगे, हम जो है पुरुष जनन तंत्र की भी बात करेंगे। पुरुष जनन तंत्र, दोनों जनन तंत्रों का जो विकास होता है या लैंगिक परिपक्वता जो आती है वह किशोरावस्था में, उसकी शुरुआत कब होती है? तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में शुरुआत होती है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जाते जाते उनका स्राव जो है रुक जाता है, तो उस पर उसका प्रभाव लैंगिक क्षमता पर भी पड़ने लगता है। तो ये वाली चीज भी आईएमपी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज और है, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए या साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए, दोनों दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करें तो एक चीज कॉमन निकल करके सामने आती है। अगले फैक्ट में देखेंगे। अगले फैक्ट में देखते हैं कि किशोरियों में लैंगिक परिपक्वता किशोरों की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। इस वाले फैक्ट को आपको याद करके रखना है।
ठीक है, एक कॉमन सा डिफरेंसेस है। ये माना जाता है कि जो लैंगिक परिपक्वता है वह किशोरों में थोड़ा देर से आती है। ठीक है, अब वो 1 साल की देरी लगाएगी या 6 महीने की देरी लगाएगी, ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन देर से आती है। यानी कहने का मतलब लैंगिक दृष्टिकोण से जो किशोरियां होती हैं परिपक्व हो जाती हैं किशोरों की अपेक्षा पहले ही। ठीक है, अब हम चलेंगे कुछ हार्मोन्स का जिक्र करना यहाँ पे बहुत ही IMP है, क्योंकि अगर इस फैक्ट के साथ आप चलेंगे, मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट और नए फैक्ट को शामिल करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर का पेपर सेट करने वाले का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से किधर से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए तैयारी जो होनी चाहिए वो संपूर्णता के साथ होनी चाहिए। अब हम चलेंगे कुछ हार्मोन्स का जिक्र करेंगे। हमारा चैप्टर होगा इस लैंगिक परिपक्वता की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हार्मोन्स का जिक्र न करें तो हमारा चैप्टर अधूरा रह जाएगा। हम हार्मोन्स पे चलेंगे। एक हमारा होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स का जिक्र करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके प्रभाव से ही किशोर और किशोरियों में लैंगिक परिपक्वता या जनन तंत्र का विकास होता है, और कौन से मादा हार्मोन्स और कौन से नर हार्मोन्स हैं और उनकी क्या भूमिका होती है इनके शारीरिक और मानसिक विकास या परिवर्तन में, इस पर एक दृष्टिपात करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारा होगा हार्मोन्स में मादा हार्मोन्स। तो अगर क्वेश्चन करता है कि मादा हार्मोन्स का स्राव जो होता है वह कब से शुरुआत उसकी हो जाती है, तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा किशोरावस्था से। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ हार्मोन्स हैं जो बहुत ही IMP हैं। तो पहले हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एक हार्मोन है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो पहले तो आपको याद करके रखना है कि भैया एस्ट्रोजन क्या है, मादा हार्मोन्स है, और इसका जो है शारीरिक विकास और लैंगिक परिपक्वता से बहुत ही गहरा संबंध है। मेनली लैंगिक परिपक्वता से या सेक्सुअल पावर से या सेक्सुअल क्षमता से इसका बहुत ही गहरा संबंध है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन क्या है, मादा हार्मोन्स है। अच्छा, अब इसका स्राव होता कहां से है? इसका स्राव होता कहां से है? कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां से इनका स्राव होता है। तो इसका स्राव जो होता है ग्रेफियन पुटिका। ठीक है, इससे इसका स्राव होता है। ग्रेफियन पुटिका से किसका स्राव होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन क्या है? लिंगी हार्मोन्स है। और कैसा लिंगी हार्मोन्स है? मादा लिंगी हार्मोन्स है। और इसका स्राव कब होता है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में होता है। यह किस प्रकार के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है? कैसे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है? क्योंकि किशोरावस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है जो कि और किसी अवस्था में नहीं पाई जाती है, और उसकी शुरुआत भी इसी अवस्था में होती है जिसको कहते हैं जनन क्षमता का विकास। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो एस्ट्रोजन क्या है? ठीक है, इसकी सबसे एक मेन विशेषता होती है कि यह किशोरियों में लैंगिक या बोल सकते हैं आप जनन क्षमता, या बोल सकते हैं या लक्षणों और जननांगों के विकास में सहायक। ठीक है, इसकी यही मेन भूमिका होती है। एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन्स है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किशोरावस्था से शुरू होती है। इसका जो स्राव होता है किशोरावस्था में होता है। और कहाँ से होता है? ग्रेफियन पुटिका से होता है। सारे क्वेश्चन IMP है, चाहे साइंस पढ़ेंगे आप चाहे साइकोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पर भी इन चीजों का जिक्र होता है और आते रहते हैं क्वेश्चन। तो दोनों चीजें, और एक मेनली जिम्मेदार किसके लिए है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरियों में जो लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, ठीक है ना, या उनके
जननांगों का जो विकास होता है उसके लिए मेनली कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। ग्रेफियन पुटका से इसका स्राव होता है किशोरियों में। ये लैंगिक जनन क्षमता या उसके लक्षणों या जननांगों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2-3 हार्मोन्स है जिसपे जिक्र कर लेते हैं हम लोग। दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन, बहुत ही वीआईएमपी है, साइंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आपका सीटेट टेट सुपर टेट के लिए भी बहुत वीआईएमपी है। सबसे पहली चीज तो प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा मादा हार्मोन्स है और इसका स्राव कब शुरू होता है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में इसका स्राव शुरू होता है। ठीक है, अब इसका स्राव कहां से होता है? ठीक है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। कार्पस ल्यूटियम, इसका स्राव कार्पस ल्यूटियम से होता है। ये चीज आईएमपी है। दोनों के स्राव में अंतर है, दोनों का स्राव के स्थान में अंतर है, कहां से किसका होता है, कहां से किसका होता है। इसका स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, और ये हार्मोन्स जो होता है मतलब मेनली क्या होता है, इसको गर्भधारण हार्मोन्स बोला जाता है। गर्भधारण हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यही हार्मोन्स जो है गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा फैक्ट इससे देखते हैं, इस हार्मोन्स के कारण, इस हार्मोन्स के कारण किशोरियों में मासिक धर्म शुरू होता है। मासिक धर्म शुरू होता है। ठीक है, और मासिक धर्म शुरू होता है किस हार्मोन्स के स्राव के कारण, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि प्रोजेस्टेरोन के कारण। और इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि अब देखिए थोड़ा कुछ बच्चों का पता नहीं किस चीज का प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए शोर हो रहा है। स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनकी शायद कोई मांग है, मम्मी पापा विद्यालय में नाम लिखवाओ। अच्छी बात है, ऐसे भी कुछ मम्मी पापा हैं जो विद्यालय में नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं। उनकी जो है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गरीबी। इकोनॉमिकल स्थिति उनको विद्यालय में जाने से रोक देती है, तो इसको लेकर के जुलूस निकाले हैं। अच्छा संदेश है समाज के लिए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर हो रही होगी, लेकिन वीडियो को बंद करना ठीक नहीं है। आवाज बंद होती है तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, अभी पॉज कर देता हूँ। चलिए, बच्चे चले गए, उनका नारा था मम्मी पापा नाम लिखाओ, विद्यालय में हमें पढ़ाओ। तो कुछ समस्याएं हैं, तो इस समस्या को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाले हैं। सौरभ बंद हो गया, तो चलिए हम अपने चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम गर्भधारण हार्मोन, इस हार्मोन के कारण किशोरियों में मासिक धर्म शुरू होता है। और 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, किस दिन, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो अब इससे क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। एक फैक्ट यहाँ पे और आपको क्लियर कर लीजिए, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है, अब गर्भ रुकने के
पश्चात इस हार्मोन्स का जो स्राव होता है रुक जाता है। ये है बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। क्यों? देखिए, अब चलते हैं इस पे। एक प्रोजेस्टेरोन कैसा हार्मोन्स है? तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मादा हार्मोन्स है और किस अवस्था में इसका स्राव होने लगता है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरावस्था। ठीक है, और इसका स्राव कहां से होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा कार्पस ल्यूटियम से होता है। किस हार्मोन्स को गर्भधारण हार्मोन्स कहते हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा प्रोजेस्टेरोन से। अब इस हार्मोन्स के कारण किशोरियों में पूछेगा किस हार्मोन्स के कारण मासिक धर्म शुरू होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है, और कौन सा हार्मोन्स अंडो उत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है? तब भी आपका ऑप्शन जाएगा प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है, अब देखिए, चूंकि इस हार्मोन्स के बाद इसको गर्भधारण हार्मोन्स बोला जाता है, तो अंडोत्सर्ग जब होता है तो अंडोत्सर्ग के बाद अगर मान लीजिए गर्भधारण होता है, गर्भधारण का जो समय होता है वो 11वें दिन के बाद से माना जाता है, उस पर चलिए चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि पूछे कि किस हार्मोन्स का उत्पादन या स्राव जो है गर्भधारण के पश्चात बंद हो जाता है, तब आपका ऑप्शन जाएगा प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि गर्भधारण के बाद इसी हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है। तो चूंकि किशोरावस्था से संबंधित ये सब है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया है। मैंने कहा इजी टू मॉडरेट नवीन फैक्ट के साथ हमको चलना है। चलिए, एक और हार्मोन्स है तीसरा जो आईएमपी है, लिंगी हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स जो किशोरियों में होता है। एक होता है रिलैक्सिन। ठीक है, इसका स्राव प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, अच्छा, अब चीजें क्लियर हो गई। इन तीन हार्मोन से आपको चीजें क्लियर हो गई, लेकिन रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है इसका स्राव प्लेसेंटा से होता है। अच्छा, अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? देखिए, एक बच्चे को पैदा करने में सहायता करता है। ठीक है, बालक के जन्म में सहायता करता है, बालक के जन्म में सहायता करता है, जन्म में सहायता करना। और क्या करता है? इसका दो काम है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करना। ठीक है, इस हार्मोन्स का एक काम होता है। तो भाई किशोरावस्था में शादी करना या मतलब बच्चों को पैदा करना सही नहीं है शारीरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भले ही सारी चीजें किशोरियों के अंदर आ जाती हैं, लेकिन इस अवस्था में शादी करने से मतलब शारीरिक रूप से पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले छोटी उम्र में जो शादी होती थी तो अधिकतर जो बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर था वो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब जो शादियां हो रही हैं तो 21-22 साल के बाद ही हो रही है, बल्कि अब लेट शादियां हो रही हैं, तो माता और बच्चे दोनों सुरक्षित रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर शादी की सही उम्र बताई जाए, सही उम्र मानी जाए, तो पहले जो 18 साल था वो 21 साल कर दिया गया लड़कियों का, तो सही कर दिया गया है। तो हमने इसका जिक्र क्यों किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है, क्योंकि ये किशोरावस्था में ही एक काम करता है। अगर मान लीजिए किशोरावस्था में किशोरी अगर गर्भधारण कर लेती है तो बच्चे का जन्म होना ही होना है। अगर बच्चे का जन्म होगा तो रिलैक्सिन हार्मोन्स अपना काम करेगा ही करेगा, करना उसको है ही। ये बालक के जन्म में सहायता करेगा। क्या करेगा? बालक के जन्म में सहायता करेगा और दुग्ध स्राव को प्रेरित करेगा। दो काम इसका करना है, क्योंकि ये गर्भवाहिनी को चौड़ा करता है। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजों का स्राव होता है जो मतलब गर्भ को चौड़ा करती हैं और उसको चिपचिपा बनाती है, तो बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है।
तो क्वेश्चन है बच्चे के बालक के जन्म में सहायता करने वाले या दुख स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन्स है। तो इन 3 हार्मोन्स का जिक्र मैंने कर दिया। ये तीनों हार्मोन्स आईएमपी हैं और तीनों किशोरावस्था संबंधित है, इसलिए इस हार्मोन्स को जानना आपके लिए जरूरी था। साइंस में भी काम देगा, साइको में भी काम देगा आपके। चलिए अब अगर हम देखें नर हार्मोन्स, भैया नर हार्मोन्स की भी तो बात कर लेंगे। तो नर हार्मोन्स में एक हमारा आता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही इसका भी स्राव होता है, तो एक है हमारा टेस्टोस्टेरोन। अब जो है टेस्टोस्टेरोन, अब इसका स्राव होता है लेडिंग कोशिका से, लेडिंग कोशिका से, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? किशोरों में जो लैंगिक लक्षण, किशोरों में लैंगिक लक्षण या जनन क्षमता का विकास। तो किशोरों में लैंगिक लक्षण कौन लाते हैं? लैंगिक लक्षण कौन लाता है? देखिए सबसे पहले यहां चलिए, पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। इसका स्राव कहां से होता है? लेडिंग कोशिका से होता है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस में पूछे गए हैं या टेट के दृष्टिकोण से भी आईएमपी है या हो सकते हैं। अब इसका क्या काम है? किशोरों में लैंगिक लक्षण या जनन क्षमता की परिपक्वता को लाता है, इसका विकास करता है। जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रोजन जो काम कर रहा था किशोरियों में, वही काम टेस्टोस्टेरोन कर रहा है किसमें? किशोरों में। एक किशोरों से संबंधित हार्मोन यही भी हम जिक्र करेंगे, एंड्रोजेंस, ये भी हार्मोन्स कौन सा है? ये नर हार्मोन्स है। ये भी क्या करता है? किशोरों में लैंगिक परिपक्वता लाता है। ठीक है, तो हमने हार्मोन्स का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ये सारे हार्मोन्स किशोरावस्था से संबंधित है, सब किशोरावस्था में स्राव होते हैं और लैंगिक परिपक्वता और मैंने देखा नहीं यार, शायद वीडियो रुक गया था, मैंने जाकर के देखा तो वीडियो रुक गया था। शायद आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं कब का वीडियो रुका है, मुझे नहीं पता, शायद यहीं से रुका था। तो यहाँ से एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता किशोरों की आवाज में भारीपन लाता है और किशोरियों की आवाज में कोमलता के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन करें कि कोमलता के लिए और भारीपन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, या उनकी आवाज में परिवर्तन लाने के लिए, किशोरों और किशोरियों की आवाज में परिवर्तन लाने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? आपका ऑप्शन रहेगा थायराइड। मैंने 3 लोगों के कथनों का जिक्र किया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। हालांकि दोनों ही मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मस्तिष्क भी गड़बड़ रहा तो शरीर भी गड़बड़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अगर आप मानो आप मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हैं, आप मानिए कि मैं बीमार हूँ, छोटी सी बीमारी है, आपने उसको लेकर के आप चाहें तो उसको बहुत बड़ी बीमारी बना सकते हैं। तो दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो अरस्त हो जाएगा। उर्वरक करते हैं 15 से 20 वर्ष के उम्र मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है। किसने कहा है? उर्वरक ने कहा है, ठीक है। किस अवस्था में? 15 से 20 वर्ष की अवस्था में, यानी किशोरावस्था और युवावस्था, ठीक है, दोनों की बातें कर रहे हैं। यानी किशोरावस्था और युवावस्था दोनों को मिला करके क्या होता है? मानसिक विकास अपने मतलब मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है पूरी हो जाती है। इसके बाद अरस्तु ने कहा था शिक्षा मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। तो ये वाला फैक्ट एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है कि शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का वातावरण, शिक्षा का दिशा, शिक्षा की दिशा, ठीक है, ये सारी चीजें बालक किशोर के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। 100% सत्य है। तो अगर क्वेश्चन करे कि मानसिक शक्ति के विकास में, बौद्धिक शक्ति के विकास में मेन योगदान किसका होता है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शिक्षा का होता है, ठीक है। या अरस्तु के अनुसार भी पूछेगा तब भी शिक्षा होगा, या अरस्तु का नाम न भी ले तब भी मानसिक विकास की बात करेगा तो शिक्षा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।
वीडियो रुक गया था, इसलिए मुझे एडिट करना पड़ेगा इसको। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से यार 1000 पहुंचाइए। आप लोगों से लाइव जुड़ने के लिए मैं बड़ा बेकार हूँ।